they could buy for 1 crore or 2 crores. Yeah. You are supposed to have sold for 400 crores. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो स्टेज में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। वाह। It is a torture which I don't want to recall. Physical, mental, everything what you can imagine. They threatened that they will bring my son, they will bring my wife, they will bring my daughter, and they will beat them up, and then unless you accept what they are saying. Oh, I don't want to recall that. I will collapse. दोस्तों, उस समय पर लगे इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी या कितना झूठ, ये तो आप मिस्टर नंबी नारायण के तर्कों को सुनकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लॉजिक 1, उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा है कि 18 साल पहले जब उन पर जिस टेक्नोलॉजी को बेचने का आरोप लगा था वह तो अभी तक डेवलप भी नहीं हुई थी। 18 years back, I was accused of having sold the cryogenic technology. But even today we don't have the technology. That is one point. लॉजिक 2, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो कि 2500 इंजीनियर्स की बैकअप टीम के साथ 4 साल के लंबे वक्त में तैयार की गई हो, उसे सिर्फ ड्राइंग के जरिए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। Second point is, such technologies cannot be transferred just like that. See, we had, on a legal contract, went to France, stayed there for more than 3 to 4 years, with a backup team supporting us, about 2,500 engineers. With all those, we took 19 years to make that system. How the hell you can transfer this technology through these two uneducated ladies? That is second point. लॉजिक 3, द मोस्ट वैलिड पॉइंट, कि यह टेक्नोलॉजी फ्रांस से भारत ने ली थी और अगर पाकिस्तान चाहता तो वो भी इसे 1 या 2 करोड़ में ले सकता था, जबकि नाम्बी पर यह टेक्नोलॉजी 400 करोड़ में बेचने का आरोप लगा था। Third point is, after all, this is sold by France to us. If Pakistan is interested, they can as well go to France and then get it for a cheaper price, because after all it was only 1 crore. Incurred expenses are only 1 crore for this technology. So the whole case was that we transferred this technology and for a huge sum, 400 crores. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है सुनील जोशी व्लॉग में। तो चलिए आज बात करते हैं आर माधवन की नई मूवी रॉकेटरी के बारे में। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आपको देखना चाहिए। 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सारी तामझाम का ढंग का नतीजा निकलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फिल्म 3 भाषाओं में शूट हुई है, इंग्लिश, हिंदी और तमिल। इसके हिंदी इंग्लिश वर्जन में आपको शाहरुख कैमियो करते दिखाई देंगे और तमिल वर्जन में सूर्या। और ये भी आपको बता दूं कि शाहरुख और सूर्या ने इस रोल को करने के पैसे भी नहीं लिए हैं। इस फिल्म में माधवन ने नंबी नारायण का 29 साल से लेकर 80 साल तक के करियर का रोल प्ले किया है, जिसमें उन्होंने किसी तरह के प्रोस्थेटिक या ग्राफिक्स का यूज नहीं किया है, बल्कि जेन्युइन लुक लाने के लिए उन्हें अपना जबड़ा तक तुड़वाना पड़ गया। ये फिल्म लगभग 8 देशों में शूट की गई और इसकी कोई डबिंग भी नहीं की गई है। पहले इस फिल्म को आर माधवन डायरेक्ट नहीं करने वाले थे, पर बाद में हालात ऐसे बने कि ये फिल्म उन्हें ही डायरेक्ट करनी पड़ी। दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एक देशभक्त साइंटिस्ट को फॉल्सली फ्रेम करके इंडियन स्पेस प्रोग्राम को पीछे धकेलने की साजिश पर बेस्ड है। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। इस मूवी में आपको थ्रिलर, पैट्रियटिज्म, ड्रामा, कॉन्स्पिरेसी, इमोशन, करप्शन का भरपूर तड़का मिलेगा। जो मेरे अब्बा, अंकल, पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगी? ना, 1 महीने में। बास्टर्ड्स, ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। इस फिल्म का साउंड इफेक्ट कमाल का लग रहा है, क्योंकि माधवन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसको OTT पर इसलिए भी रिलीज नहीं किया गया क्योंकि रॉकेट इंजन का साउंड इफेक्ट OTT पर कोई खास काम नहीं करता। Stop the engine! Stop! There's no time! क्या समझ रखा है मुझे? Nambi Narayanan, Project Director of Cryogenic, Project Director of 2nd Stage, Project Director of 4th Stage, Associate Project Director PSLV. मैं एक रॉकेट
रॉकेट साइंटिस्ट हूं। दोस्तों ये फिल्म काफी हद तक उस वजह की ओर भी इशारा करती है जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरे वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज उठाकर देख लीजिए, उसमें भारतीयों का योगदान कितना है, और कहीं ना कहीं यहाँ अपने देश के लोगों की अतार्किक मानसिकता भी दर्शाती है। खैर ये तो हुई कुछ भावनात्मक बातें, पर इसका कंप्लीट रिव्यू तो मैं फिल्म देखने के बाद ही कर पाऊंगा। और बात करें इंडियन बॉलीवुड सिनेमा की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब भी कोई बायोपिक बनती है आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स स्टार की होती है, सिंगर्स की होती है, बहुत सारे आर्टिस्ट की होती है, मगर कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं जो जेन्युइन हमारे को इंस्पायर करने वाले हैं उन लोगों की बायोपिक को। तो इसी कड़ी में एक ऐसी बायोपिक जो एक ऐसे इंसान को सामने लेके आई जिसको बहुत सारे लोग, आम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि अगर बात करें साइंटिस्ट की या फिर जो रॉकेट वगैरह में, तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम तो सब जानते हैं, मगर कितने लोग हैं जो रियल में एस नाम्बी नारायण और उनके योगदान को जानते थे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को भरपूर प्यार दीजिएगा, जिससे कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्म जो कि जेन्युइन लोगों पे बेस्ड हो बनाने के लिए इंस्पायर हो और हिम्मत कर सके। सारी हिम्मत तो पैसा होता है आजकल भाई, कोई इन्वेस्ट तभी करेगा किसी प्रोजेक्ट में जब वो कमा पाए, और जब एक बार कमाने की गारंटी मिल जाएगी तो कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ने वाला होगा। तो टॉपिक तो खुद के निकाले जाते हैं। तो फिलहाल सुनील जोशी व्लॉग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।